एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हम अपने एमसी को देखते हैं जो अपने सिस्टम विंडो को देखते हुए कहता है मेरा जो पावर है वो अवेक हो चुका है और मेरा बेसिक स्ट्रेंथ 1500 पॉइंट है। वही लाइटनिंग एट्रीब्यूट को यूज करने के बाद मेरा स्ट्रेंथ डबल हो जाता है। इस टैलेंट के साथ इंटीग्रेट होने के बाद मैं पहले से काफी ज्यादा स्ट्रांग फील कर रहा हूँ। तभी हम देखते हैं वो सिस्टम विंडो हमारे एमसी से कहता है टारगेट को चेक किया जा रहा है। फिर वो थोड़ी देर बाद कहता है टारगेट डिटेक्ट हो गया है, आप इसे एब्जॉर्ब कर सकते हैं। क्या आप इसे एब्जॉर्ब करना चाहते हैं? जो सुनकर हमारा एमसी कहता है क्या मैं इस मरे हुए क्रॉप्स को एब्जॉर्ब कर सकता हूं? जिस पर सिस्टम विंडो कहता है हाँ आप इस क्रॉप्स को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। क्या आप इसे एब्जॉर्ब करना चाहते हैं? तो हमारा एमसी कहता है हाँ इसे एब्जॉर्ब करो। हम देखते हैं हमारे एमसी के इतना कहते ही वो सिस्टम विंडोज मॉन्स्टर को पूरी तरह से ऑब्जर्व कर लेता है और कहता है एब्जॉर्प्शन सक्सेसफुल, यू हैव ऑब्टेन बिस्ट ब्लड एसेंस। जो देखकर हमारा एमसी कहता है ये जो ब्लड एसेंस है ये एक तरह से इस बिस्ट का हार्ट है, ये मेरे बॉडी रिफाइनिंग को काफी हद तक बढ़ा देगा। हालांकि ये ब्लड एसेंस अभी एक लो ग्रेड का है लेकिन ये मेरे करंट स्टेट के लिए काफी सूटेबल है। फिर वो एक और क्रॉप्स की ओर अपने हाथ को बढ़ाते हुए कहता है क्या मैं इन बिस्ट को कंटिन्यूअसली एब्जॉर्ब कर सकता हूं? जिस पर उसका सिस्टम विंडो कहता है जो लिमिटेशन है वो पूरी हो चुकी है, आप एक महीने में इसे एक बार ही यूज कर सकते हैं। आप मार्शल आर्ट टैलेंट कॉन्स्टिट्यूशन एसेंस ब्लड और भी चीजों को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। जो देखकर हमारा एमसी कहता है ये जो क्रॉप्स जो अभी मैं एब्जॉर्ब किया इसका लेवल काफी ज्यादा लो था, मुझे अगली बार किसी हाई लेवल मॉन्स्टर के क्रॉप्स को एब्जॉर्ब करना होगा। जिसके बाद वो चेन सिमी को उठाते हुए कहता है मुझे इसे घर ले जाना होगा। रही बात इन मॉन्स्टर्स की तो मैं इन्हें एब्जॉर्ब तो नहीं कर सकता लेकिन मैं इन्हें खाने के लिए यूज तो कर ही सकता हूँ। जिसके बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ चेन सिमी सो के उठती है और अपने सर को पकड़ते हुए कहती है ये काफी ज्यादा दर्द कर रहा है। तभी हमारा एमसी उससे कहता है ओ तो तुम उठ गई, चलो अब जल्दी से तुम इसे खा लो। हम देखते हैं कि हमारा एमसी ढेर सारे डिलीशियस फूड्स को रेडी किया होता है। जो देखकर चेन सिमी कहती है क्या ये सभी फूड्स तुमने प्रिपेयर की है और कल क्या तुमने मुझे उस फॉरेस्ट से बाहर लाया? जिस पर हमारा एमसी उससे कहता है तुम उठते ही काफी ज्यादा क्वेश्चन कर रही हो, सबसे पहले तुम उस बिस्ट के मीट को खाओ, ये तुम्हारे बॉडी के लिए अच्छा रहेगा। जिसके बाद वो दोनों मिलकर उन फूड्स को खाने लगते हैं। वही हमारा एमसी सोचता है ये काफी ज्यादा अवेकवर्ड है, ये कुछ बोल भी नहीं रही, लगता है मुझे ही कुछ बोलना होगा। इतना सोच के हमारा एमसी उससे कहता है कल हम दोनों के लिए काफी ज्यादा डेंजरस दिन था। थैंकफुली जो एक्सप्लोरेशन टीम थी वो समय से वहां पहुंच गई जिसे हम दोनों को सेव किया। वहीं हम चेन सिमी को देखते हैं जो चुपचाप बैठी होती है। जो देखकर हमारा एमसी सोचता है ये मुझे टोटली इग्नोर कर रही है, कल उन मॉन्स्टर से फाइट करते करते कहीं इसके दिमाग पर कोई चोट वोट तो नहीं लग गई है। जिसके बाद हमारा एमसी कहता है मेरा हो गया, अब मैं बाहर जा रहा हूँ, इस मॉन्स्टर का मीट तुम्हें हेल्प करेगा तुम्हारे घाव को जल्दी हिल करने में, तो तुम इसे प्रॉपर्ली ईट करो। वही हम चेन सिमी को देखते हैं जो सोचती है ये सब एक ड्रीम की तरह लग रहा है, ये मुझसे पहली बार बात किया और इवन इसने मेरे लिए फूड भी रेडी किया। अगर ये वाकई में ड्रीम है तो मैं इस ड्रीम से कभी भी जागना नहीं चाहूंगी। इधर हम अपने एमसी को देखते हैं जो सोचता है जो रिलेशनशिप इस बॉडी के ओरिजिनल ओनर और चेन सिमी के बीच है वो एक फ्रीजिंग पॉइंट पर है और ये दोनों नहीं जानते कि ये एक दूसरे को कैसे ट्रीट करें और मैं इन सब चीजों में अभी नहीं पढ़ना चाहता। फिर वो उस बिस्ट के ब्लड एसेंस को देखते हुए कहता है मुझे अब सबसे पहले अपने पावर को इंप्रूव करना होगा, मैं अब अपने अलावा किसी और पर रिलाई नहीं हो सकता, मुझे इस एपोक्लिप्स में सर्वाइव करने के लिए अपने पावर को जल्द से जल्द इंप्रूव करना होगा। जिसके बाद वो उस बिस्ट के ब्लड एसेंस को एब्सॉर्ब करने लगता है जहां हम देखते हैं इस ब्लड एसेंस को एब्सॉर्ब करने की वजह से उसे काफी ज्यादा दर्द होता है। जिसके थोड़ी देर बाद वो कहता है मैं ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस फियर्शियस बिस्ट का ब्लड एसेंस एब्सॉर्ब करना इतना ज्यादा पेनफुल होगा। नेक्स्ट मुझे अपने ट्रेनिंग को कॉन्सेंट्रेट करके इस ब्लड एसेंस को पूरी तरह से रिफाइन करना होगा। जिसके बाद हमें एक महीने बाद ट्रेनिंग रूम का सीन दिखाया जाता है जहां हमारा एमसी अपने पावर को देखते हुए कहता है मेरा जो अटैक पावर है वो पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो गया है लेकिन मेरा जो आर्क पावर पे कंट्रोल है मुझे इसे फ्यूचर में और भी ज्यादा प्रैक्टिस करना होगा और उस फियर्शियस बिस्ट के ब्लड एसेंस को पूरी तरह से रिफाइन करने के बाद मैं अपने आप को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील कर पा रहा हूँ। फिर वो अपने स्टेटस को देखने लगता है जहां हम देखते हैं उसका जो बेसिक स्ट्रेंथ होता है वो 1527 पॉइंट से बढ़कर 2134 पॉइंट हो गया होता है और उसका थंडर एट्रीब्यूट स्ट्रेंथ एनहांस होकर 4198 पॉइंट हो गया होता है। जो देखकर हमारा एमसी कहता है मेरा जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो एक बार में ही 600 पॉइंट तक इंक्रीज हो गया और मेरे बॉडी के मेरिडियन और भी ज्यादा एक्सपेंड हो गए हैं। एक अकेला लो लेवल मॉन्स्टर का ब्लड एसेंस मेरे स्ट्रेंथ को 400 पॉइंट तक इंक्रीज कर दिया। ये इतना भी बुरा नहीं है, ये जायज है कि मेरे एक महीने का ट्रेनिंग बेकार नहीं गया। लेकिन ये टाइम रिलैक्स करने का नहीं है। इस वर्ल्ड में कई सारे ऐसे भी ह्यूमंस हैं जिनका टैलेंट सेकंड ऑर्डर कल्टीवेशन टैलेंट से हायर टैलेंट है और इनका जो ग्रोथ रेट है वो अनइमेजिनेबल है। खैर अगर मुझे कंटिन्यूअस ब्लड एसेंस और बिस्ट क्रॉप्सेस मिलता रहा तो मैं हाफ ईयर के अंदर ही मार्शल रीलम को रीच कर लूंगा। जिसके बाद हमें चेन सिमी को दिखाया जाता है जो अपनी ट्रेनिंग कर रही होती है जहां वो उस पावर मेजरमेंट डिवाइस पर अपने पावर को टेस्ट करती है। हम देखते हैं जो उसका पावर पॉइंट होता है वो 8364 पॉइंट होता है। जो देखकर चेन सिमी कहती है अगले महीने एकेडमी हंटिंग ट्रायल स्टार्ट होने वाला है
और जो मेरी करंट पावर है वो इनफ नहीं है। उस हंटिंग ट्रायल को पास करने के लिए एक 2 हेडेड पाइथन जो उस हंटिंग ट्रायल का टेस्ट है, जो ग्रेड 2 का इंटरमीडिएट बिस्ट है, जिसे हंट करने के लिए मुझे एटलीस्ट मार्शल आर्ट लेवल को 1 महीने के अंदर रिच करना होगा, जिसके लिए मुझे मेरे कॉम्बैट पावर को 10,000 पॉइंट तक बढ़ाना होगा। लेकिन क्या मैं 1 महीने के अंदर ये कर सकती हूँ? नहीं, मुझे किसी तरह मार्शल आर्ट लेवल को रिच करना होगा। चुमू, तुम मेरा वेट करो, मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। उस 2 हेडेड पाइथन का हार्ट तुम्हारे फिजिक को चेंज करके उसे काफी ज्यादा पावरफुल बना देगा और मैं इसे तुम्हारे लिए जरूर लाऊंगी। जिसके बाद यहाँ से सीन कट हो कि हमें हुयांग सिक्योरिटी बेस्ड कमर्शियल एरिया का सीन दिखाया जाता है, जहां हम अपने एमसी को देखते हैं जो एक मार्केट में आया होता है, जहां कई सारे वेपन और बिस्ट क्रॉप्सेस बिक रहे होते हैं, जिनमें ग्रेड 1 बिस्ट क्रॉप्सेस अर्थ डिवोवरिंग इंसेक्ट और ग्रेड 1 सुपीरियर बिस्ट विंड चेसर वुल्फ, जिसकी कीमत 3 मिलियन होती है, वही हमारे एमसी का सिस्टम विंडो इन सभी मरे हुए बिस्ट के क्रॉप्सेस की डिटेल हमारे एमसी को बता रहा होता है, जहां हमारा एमसी कहता है ये सभी बस ग्रेड 1 के बिस्ट क्रॉप्सेस हैं। अगर मैं इन्हें अब्सॉर्ब भी करूं तो मुझे नहीं लगता कि मैं इनके अंदर से कोई बढ़िया टैलेंट और फिजिकल कल्टिवेशन पा पाऊंगा, तो मुझे इनके अलावा किसी ग्रेड 2 या उससे भी हायर ग्रेड के बिस्ट क्रॉप्सेस को ढूंढना चाहिए। तभी हम देखते हैं हमारे एमसी के सामने लुयांग एकेडमी के स्टूडेंट आ जाते हैं, जिनमें से एक स्टूडेंट जिसका नाम झाओ कुई होता है, वो हमारे एमसी से कहता है तुम जैसा एक आदमी जिसके पास ना ही कोई टैलेंट है और ना ही कोई फिजिकल कल्टीवेशन, वो इस जैसे जगह पर क्या कर रहा है, जो सुनकर उसके बाकी के टीममेट्स हमारे एमसी का मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं ब्रदर, झाओ कुई का जो स्ट्रेंथ है वो 6000 पॉइंट है, मार्शल अप्रेंटिस के मिड लेवल पर है। अगर चेन सिमी तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं करती तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस एकेडमी में रह भी सकते हो? तभी जाओ। कोई कहता है तुम जैसे लूजर का इधर क्या काम है, कहीं तुम इधर बेस्ट मटेरियल के लिए तो नहीं आए हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम इन वेस्ट मटेरियल को यूज करके हंटिंग पार्टिसिपेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हो? अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारा वेट करूंगा हंटिंग पार्टिसिपेशन में। जिसके बाद वो यहां से जाते हुए कहता है मैं भी देखता हूं कि क्या तुम्हारे अंदर इतना गट्स है कि तुम एकेडमी हंटिंग पार्टिसिपेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हो या नहीं। तभी हम अपने एमसी को देखते हैं जो कहता है तुम मुझे किल करना चाहते हो, चलो देखते हैं कौन किसे किल करता है। फिर वो सोचता है मुझे इस जाओ कुई से फाइट करने के लिए अपनी स्ट्रेंथ को जल्द ही इंप्रूव करना होगा, जिसके लिए मुझे जल्द ही किसी हायर ग्रेड के बेस्ट क्रॉप्सेस को ढूंढना होगा, जिससे कि मैं अपने स्ट्रेंथ को जल्द से जल्द बढ़ा सकूं। लेकिन यहाँ जितने भी बेस्ट क्रॉप्सेस हैं वो बस ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के हैं और इवन ग्रेड 3 का बेस्ट क्रॉप्सेस काफी ज्यादा रेयर होता है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई हाई ग्रेड का क्रॉप्सेस आसानी से मिलेगा। तभी हम देखते हैं वहां के जो लोग होते हैं वो कहने लगते हैं जो विंड चेसर टीम है वो वापस आ गई है और उन्होंने एक ग्रेड 3 के बेस्ट को किल किया है जिसका नाम अर्थ ड्रैगन है। हम देखते हैं जो विंड चेसर टीम होती है वो उस बिस्ट के क्रॉप्स को वापस ला रही होती है, जो देखकर वहां के लोग कहने लगते हैं क्या ये वही बिस्ट नहीं है जो इस बेस के नॉर्थ साइड पर रहता था? हमने सुना है कि ये बिस्ट ऑलरेडी एक ग्रेड 3 का मिड लेवल बिस्ट है, जिसके हाथों कई सारे मार्शल आर्टिस्ट मारे जा चुके हैं और इवन इसने एक मास्टर मार्शल आर्टिस्ट को पूरा ही डिवोवर कर गया। तो विंड चेसर टीम को देखकर हमारा एमसी कहता है मैं इतनी दूर होने के बाद भी इनके प्रेशर को फील कर पा रहा हूं, आखिर ये विंड चेसर टीम कितने ज्यादा पावरफुल है। तभी हम देखते हैं विंड चेसर टीम का एक मेंबर सभी लोगों से कहने लगता है हमारा विंड चेसर टीम काफी ज्यादा पावरफुल है और हमारे कैप्टन विंड चेसर वो ऑलरेडी मार्शल मास्टर के मिड लेवल को रिच कर लिए हैं, जो आसानी से इस ग्रेड 3 के बिस्ट को किल कर दिए। आप सभी के पास एक मौका है, आप में से जो भी लेट मार्शल आर्टिस्ट, स्टेज या उससे ऊपर के मार्शल आर्टिस्ट हैं और जिनके पास कोई एट्रीब्यूट टैलेंट है वो हमारे विंड चेसर टीम को ज्वाइन कर सकते हैं। वही हम अपने एमसी को देखते हैं जिसका सिस्टम विंडो उससे कहता है ग्रेड 3 का इंटरमीडिएट लेवल अर्थ ड्रैगन बिस्ट, क्या आप इसे एब्जॉर्ब करना चाहते हैं? जो देखकर हमारा एमसी कहता है फाइनली मैं ढूंढ लिया, इस महीने का टारगेट तुम होने वाले हो अर्थ ड्रैगन बिस्ट। वहीं उनमें से एक पर्सन विंड चेसर टीम के उस मेंबर से कहता है ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं किसी ग्रेड 3 के बेस्ट को देख रहा हूं, तो क्या मैं इसे टच कर सकता हूं? जिस पर वो टीम मेंबर कहता है हाँ क्यों नहीं, आप इसे टच कर सकते हैं। जो देखकर हमारा एमसी कहता है ये मेरे लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है इस बिस्ट के टैलेंट को एब्जॉर्ब करने का। इतना कह के वो उस बिस्ट के टैलेंट को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। तभी उसका सिस्टम विंडो शो करता है जो कहता है होर्डिंग सक्सेसफुल, आपने एक फिजिकल कल्टीवेशन को एक्वायर्ड किया, क्या आप इसे फ्यूज करना चाहते हैं? जिसके बाद हमें वापस से ट्रेनिंग ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहां हमारा एमसी उस टैलेंट को देखते हुए कहता है मैं ये उम्मीद करता हूं कि ये ग्रेड 3 का टैलेंट मुझे डिसअपॉइंट नहीं करेगा। जिसके बाद वो उस टैलेंट को अपने बॉडी के साथ फ्यूज करने लगता है, जहां हम देखते हैं इस प्रोसेस में हमारे एमसी को काफी ज्यादा पेन होने लगता है, जिस वजह से उसके बोन भी शैटर होने लगते हैं। जिसपे हमारा एमसी कहता है मैं ये फील कर सकता हूं कि मेरा जो हार्ट है वो काफी ज्यादा हिट हो रहा है। तभी हम देखते हैं उसके बोन वापस से रिपेयर होने लगते हैं, जिसके थोड़ी देर बाद हम अपने एमसी को देखते हैं जो कहता है मैं ये फील कर सकता हूं कि मैं पहले से काफी ज्यादा फास्ट हो गया हूं, जैसे कि मेरे बॉडी में कोई वेट ही ना हो। ये इतना भी बुरा नहीं है, एक ग्रेड 3 का इंटरमीडिएट फिजिकल कल्टीवेशन ये मेरे पावर को नॉर्मल प्रैक्टिस के मुकाबले 10 टाइम तक बूस्ट कर दिया। एक अच्छे टैलेंट के लिए एक पावर
पावरफुल फिजिकल कल्टीवेशन का होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिससे कि आप उसके फुल पोटेंशियल को यूज कर सकते हैं। तभी हम उसके सिस्टम विंडो पर उसका स्टेटस देखते हैं, जहां उसका बेसिक स्ट्रेंथ फिर से 500 पॉइंट तक एनहांस हो गया होता है और उसका लाइटनिंग एट्रीब्यूट एनहांस होकर 5270 पॉइंट हो गया होता है, जो देखकर हमारा एमसी कहता है मेरा स्ट्रेंथ फिर से 500 पॉइंट तक बढ़ गया है। मेरा जो प्रोग्रेस है वो नॉर्मल पीपल के मुकाबले काफी ज्यादा है। अगर मेरा प्रोग्रेस ऐसे ही चलता रहा तो एकेडमी हंटिंग ट्रायल से पहले ही मेरा मैक्सिमम स्ट्रेंथ मार्शल अप्रेंटिस तक पहुंच जाएगा, जिसके बाद एकेडमी हंटिंग ट्रायल में झाओ कुई को मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता।